साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके की क्विज। आज की हमारी क्विज नंबर है 29। इससे पहले 28 क्विज हो चुकी हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आप जुड़कर तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, विधान परिषद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? देखिए, विधानसभा की तो 25 थी, विधान परिषद की 30 है। अगर आप इसको कनेक्ट करें सेंटर से, तो वहाँ पर लोकसभा की 25 है और राज्यसभा की 30 है। इसी तरह से यहाँ भी देखो, लोकसभा केंद्र में, राज्य में विधानसभा, दोनों की 25, केंद्र में राज्यसभा, राज्य में विधान परिषद, दोनों की 30। ठीक है। राष्ट्रपति की 35, उपराष्ट्रपति की भी 35 और बताई दिया मैंने प्रधानमंत्री की 25। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महान्यायवादी, और महान्यायवादी का उल्लेख हुआ है अनुच्छेद नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे जो थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध जिसमें हम रहते हैं उसका सबसे लंबा दिन है 21 जून। ठीक है। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा या सबसे बड़ा दिन है, तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में अगर बड़ा है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा, जस्ट उल्टा होगा। आप केवल अपने उत्तरी गोलार्ध वाले याद रखिए। अब अगर बड़ा दिन 21 जून को है, तो छोटा दिन कब होता है? छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, जो कि उसमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। बड़ा दिन 21 जून, छोटा दिन 22 दिसंबर। इसके अलावा दिन और रात बराबर होते हैं हमारे 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये जो मैंने डेट बोली है इनको आप नोट कर लेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अगला है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये यूरोप में पाई जाती है। यूरोप के अलावा यहाँ पर कनाडा, अच्छा यूरोप में भी कहाँ पर? नॉर्वे में मुख्य रूप से, कनाडा में मिलती है, अलास्का में भी मिलती है आपको, फिनलैंड में मिल जाएगी, साइबेरिया का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ मिल जाएगी आपको। मतलब ऊपर ऊपर के जो एरिया है, इस ध्रुवों की तरफ की, ध्रुवों के पास का एरिया, क्योंकि टुंड्रा जलवायु जो है इसको ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं। तो मतलब ध्रुवों के आसपास जो पड़ेंगे एरिया जितने भी होगा वहाँ पर ये टुंड्रा जलवायु आपकी पाई जाएगी, यानी कि ठंडी होगी, काफ़ी ठंडा होगा यहाँ पर मौसम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भाई अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी है गुरु शिखर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, ये अरावली पहाड़ी जो है ये किन राज्यों में है या किस राज्य में? एक में है, दो में है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कहाँ पर पड़ती है, किस राज्य के पास पड़ती है, कि एक ही राज्य में है या दो राज्य में है, ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसे मेघना कहते हैं, और ये बांग्लादेश की एक नदी भी है। बांग्लादेश की में दोनों मिक्स हो जाती है, तो वहाँ पर नदी भी है मेघना। मिक्स क्या होती है? धाराएं बहुत सारी धाराओं में टूट जाती हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं तो वहाँ से बहुत सारी धारा बनती है, तो उसमें से एक धारा मेघना है। हालांकि वहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन और आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? चलिए, ये क्वेश्चन का आप उत्तर आप ही बताएं। और एक क्वेश्चन और बताएंगे, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल के आती है? ये तिब्बत के किसी एरिया से निकल के आती है, आप मुझे बताएंगे किस जगह से आती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप भी बताएं, कुछ मैं बता रहा हूँ, तो कुछ आपको भी मेहनत करनी चाहिए। अगला है, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित है, पहला पूछा है, तो पहला आपका है नीलगिरी। और नीलगिरी की ये जो जैव मंडल क्षेत्र नीलगिरी है, इसकी स्थापना कब की थी? 1986। ये कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में मुख्य रूप से। वैसे ये फैला जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, इसके बारे में इतनी नॉलेज अभी दिमाग में ही आ रहा। कांचीपुरम किन राजाओं की राजधानी थी? तो कांचीपुरम आपकी पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी थी। कांचीपुरम कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु। इसी का नाम कांचीवरम हो गया है। कांचीपुरम ये किया, और इसे दक्षिण का काशी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आपने
वो पढ़ा होगा, बौद्ध संगीति पढ़ा होगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपने अश्वघोष का नाम सुना होगा। ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष ये उस समय चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या कहते हैं अध्यक्ष रहे थे। तो उस समय राजा हमारा कौन था? कनिष्क। तो यहाँ पर आपका सीधे उत्तर हो जाएगा, ये कनिष्क के शासनकाल में थे। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा या बौद्ध संगीति जिसे हम कहते हैं वो हुई थी। ठीक है, तो जो मुझे दिमाग में आता हूँ मैं बताते जाता हूँ, जो फिर नहीं आया फिर वाली बात अलग हो गई। मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो मालती माधव की रचना की है भवभूति ने, और ये भवभूति कौन थे? कन्नौज के एक राजा थे यशोवर्मन, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, कन्नौज के राजा। अगला है लौह स्तंभ को किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया था, इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता है। एक क्वेश्चन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री आया था? क्वेश्चन नंबर 15, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय, और 1916 में, हाँ 1916 में ही इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आप BHU के नाम से जानते होंगे, BHU। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा बैंकों से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें। केंद्रीय बैंक जांच समिति की कब स्थापित हुई थी? कब ये समिति बनाई गई थी? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, 1931। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नहीं दे रखे, तो जानकारी आपको इसी में खुद मिल जाएगी। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भाई राष्ट्रीयकरण हमारा 1969 में हुआ था 14 बैंकों का। तो दो ऑप्शन है, पहला और तीसरा। इसमें से डेट एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के टाइम पर ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? देखिए मैंने सब क्वेश्चन एक ही टाइप के डाल रखे हैं, तो आपको इसकी डिटेल भी खुद ही मिल जा रही है। तो यहाँ पर आपकी जो समिति है वो है हजारी समिति, इसने इसकी सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 19, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, यहाँ इंपीरियल बैंक की स्थापना से पहले मैं आपको बता दूँ ये इंपीरियल बैंक क्या था। आपने जब इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता चल, उसमें आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि पुराने टाइम पे हमारे जो अंग्रेजों ने स्थापित किए थे बैंक, अंग्रेजों के टाइम पर 3 बैंक थे। एक था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कलकत्ता। इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया जिसका नाम पड़ा इंपीरियल बैंक, और ये कब हुई थी इसकी स्थापना? 1921 में। अब इसका भी आगे क्या हुआ मैंने अगला क्वेश्चन डाल रखा उससे रिलेटेड, इंपीरियल बैंक से रिलेटेड में डाल रखा है। तो 1921 में इसकी स्थापना हो गई। फिर इंपीरियल बैंक को कब आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक का नाम दिया? यानी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था, जिसका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, और ये हुआ था 1955 में। तो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसका नाम पड़ गया SBI। अब क्वेश्चन एक कभी कभी बैंकों वालों में पूछ लिया जाता है कि SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भाई SBI का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होकर ही SBI बना। तो SBI का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, ये चीज़ ध्यान देंगे। मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया है या नहीं बताया था नहीं आप, और शायद पूछा भी था RBI का राष्ट्रीयकरण, तो एक आध बच्चे ने शायद जवाब भी दिया। तो अगर नहीं दिया, पिछले वीडियो में नहीं देखा, तो आप इसमें बताएंगे RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां, MLT, इस ऊपर दे रखा -2 घात में, ये किसका विमीय सूत्र है? तो MLT -2 है बल का विमीय सूत्र। ये अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो आप लगा लेंगे आराम से कि कैसे बन जाता है। बल का सूत्र आपको बन जाएगा M×A से, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण से बना लेंगे। द्रव्यमान के लिए M हो गया और त्वरण के लिए होता है LT -2। अब ये अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तभी आप बना पाएंगे, नहीं पढ़ी है तो फिर थोड़ा सा आपको पढ़ना भी पड़ेगा। बस में ड्राइवर के पास लगा हुआ दर्पण क्या होता है? भाई जो बस में ड्राइवर के पास जो दर्पण लगा होता है वो पीछे के बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, और बड़े एरिया को कवर करने वाला दर्पण होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, ध्यान रखना। और अवतल दर्पण किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, जबकि ड्राइवर के बगल में जो लगा होता है वो दर्पण वो छोटा करके दिखाता है चित्रों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई, तो बच्चे यहाँ पर जल्दी जल्दी, अच्छा इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर समय का मात्रक आ जाता है लिखा हुआ। ठीक है, ऑप्शन में क्या आ जाता है? समय का मात्रक। तो जल्दीबाजी में बच्चे प्रकाश वर्ष को समय का मात्रक लगा देते हैं, जो कि गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब बात प्रकाश वर्ष की आई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? मीटर में आप मुझे बताएंगे कि कितने मीटर होते हैं एक प्रकाश वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो ये विकिरण के द्वारा पहुंचती है।
तीन चीज़ें होती हैं ऊष्मा स्थानांतरण के लिए: चालन, संवहन और विकिरण। चालन जो कि एक पदार्थ के जैसे एक रॉड है, इसके यहाँ पॉइंट है बहुत सारे, जैसे मैं यहाँ पर छोटे बनाता हूँ, ये तो और भी पास होंगे। पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक ऊष्मा कैसे पहुँचेगी? डायरेक्ट नहीं पहुँचती है, पहले पॉइंट से दूसरे में पहुँचेगी, दूसरे तीसरे में, फिर आगे बढ़ती जाएगी, इस तरह से बढ़ती जाती है। जैसे हम रॉड को गर्म करें एक सिरे से, दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा चालन से। अगर पहले सिरे से डायरेक्ट लास्ट सिरा गर्म हो रहा है तो वो संवहन, परंतु ऐसा तो होता नहीं। वो किस में होता है पहले सिरे से लास्ट सिरा गर्म? ये अगर आप देखें तो पानी अगर आप बॉईल कर रहे हैं किसी बर्तन में, ये बर्तन है आपका है मान लीजिए, इसमें पानी आप बॉईल कर रहे हैं, तो नीचे की जो बूंद होगी, वैसे बर्तन अच्छा बना दिया मैंने, ठीक है, जो नीचे की बूंद होगी बुलबुला ऊपर आएगा उठ के, फिर उसके जो उससे जस्ट ऊपर बुलबुला होता है वो नीचे पहुंच जाएगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठ के आएगा, क्योंकि गर्म चीज़ ऊपर को उठती है, ठंडी चीज़ नीचे बैठती है। ये संवहन के द्वारा होता है। इसके अलावा जो आप क्या कहते हैं आग से हाथ को सेकते हैं, वो भी संवहन के है, क्योंकि गैसों में होता है। और सूरज से जो ऊष्मा आती है बिना किसी माध्यम के, वो विकिरण है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण। अगला है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपको सीधे ही याद करना पड़ेगा, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ठीक, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ इसमें गलती ना हो। अगर कहीं भी किसी को कोई गलती लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, उसको हम सुधार देंगे। कोशिश तो मेरी ये रहती है कि ना हो, फिर भी कभी कभी हो जाता है तो आप मुझे वो बता देंगे। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।